जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की आज 108वीं वेबिनार की श्रृंखला है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हृदय घात या हार्ट अटैक शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। 2005 तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो प्री मैच्योर डेथ यानी असामयिक मौत के कारणों में हार्ट अटैक तीसरे नंबर पर था। 2016 से यह पहले स्थान पर आ गया है, यानी दुनिया भर में असमय होने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हम हार्ट अटैक या हृदय घात को कह सकते हैं। 2015 में प्रकाशित अमेरिकन रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 6.2 करोड़ हार्ट के पेशेंट थे और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें लगभग 2.3 करोड़ लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे। उसमें भी 2020 में जो उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुई, 28,680 व्यक्ति हर साल हार्ट अटैक से मरने वालों की जो संख्या थी उसमें 85% पुरुष थे। और यहाँ पर भी एक आंकड़ा जो बेहद चौंकाने वाला है, हर 10 में से 40 यानी 40% मृत्यु जो हुई है वह 40 वर्ष से कम आयु में हार्ट अटैक के कारण हुई है। अगर हम देखें तो 40 वर्ष से कम आयु अर्थात 20 से लेकर 40 का जो ब्रैकेट है उसमें मरने वालों की संख्या लगभग 40% है, जो कि बेहद चौंकाने वाली है, बेहद अलार्मिंग स्थिति है। क्या वजह है कि इतने कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं? क्या इसकी संभावनाएं हैं? इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर विवेक कन्हारे, MS MCH फ्रॉम बेल्लोर। 2000 से आप भोपाल में कार्डियक थोरेसिक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफी वरिष्ठ कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं। तो भाई साहब, आपसे आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, कम उम्र में होने वाली हार्ट डिजीज, उनको कैसे पहचाने और उनसे बचाव के क्या तरीके हैं, इस पर आप अपनी विचार रखें, अपनी बात रखें। डॉक्टर विवेक कन्हारे। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें शुरू में मैं कह देना चाहूँगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर हम लोग इस देश में दुनिया भर में पैदा करते हैं, किंतु हम लोगों की पढ़ाई की और इम्तिहान की मूल भाषा अंग्रेजी है। तो शायद जाने न जाने अनजाने में मेरे जो कुछ भी मैं आप लोगों से कहूँगा या जो कुछ भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा उसमें अंग्रेजी के शब्द समय समय पर आ सकते हैं। शायद कृपा जी प्रश्नोत्तर की कोई चैट बॉक्स वगैरह कुछ हो तो उसमें यदि अपने को उसमें डाल सकें तो मैं यथासंभव प्रयत्न इस बात का करूंगा कि मैं हिंदी में बात करूं। मेरी कृपा जी से बात हुई थी कि हिंदी विल बी दी, यानी हिंदी भाषा रहेगी जिसमें हम आपस में बात करेंगे। अब जो मुझे कहा उन्होंने बोलने को, उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। बच्चों में हृदय की बीमारी, तो बच्चों में हृदय की बीमारी मूलतः 4 तरीके से हो सकती है। पहली बीमारी तो जन्मजात होती है माँ के पेट से, जिसको हम अंग्रेजी में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कहते हैं। सबसे ज्यादा संख्या बच्चों में, यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं बीमारियों की होगी, जिसमें दिल में छेद होना या फिर नीला पड़ जाना, बच्चे का नीला पड़ना या फिर बच्चे को सांस भराना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सब आनुवंशिक माँ के पेट से होने वाली कंजेनाइटल बीमारियां हैं। बच्चों में ये सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं बीमारियों की पाई जाएगी। दूसरा दुर्भाग्य का विषय ये है कि एक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस करके एक कीटाणु होता है, जिससे हम सभी लोगों को कभी ना कभी गले में खराश और थ्रोट इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन अंग्रेजी में, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से गले में इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से उसके बाद कुछ ऑटोइम्यून फिनोमेना होके हमारी ही हृदय की, हमारी बॉडी की, शरीर की कोशिकाएं हमारे ही दिल के वाल्व को अटैक करती हैं और उसको हम रोमैटिक फीवर कहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि सब सहारन अफ्रीका, यानी सहारा डेजर्ट के नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसे इथियोपिया, कीनिया, इधर सूडान और हमारा देश साउथ एशिया, जिसे हम ज़्यादातर इसमें WHO वगैरह वाले लोग मानते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, इसमें बच्चों में ये बड़ी जल्दी, विदेशों में अगर रोमैटिक फीवर होता है तो उसका असर दिल के वाल्व पे 20 या 30 साल बाद जाके पड़ता है। हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि ये असर कभी कभी 5 से 10 साल में पड़ सकता है। तो बच्चों में वाल्व की बीमारी भी हो सकती है। मैं हृदयाघात पे आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा।
बच्चों में भी वाल्व की बीमारी हो सकती है और वाल्व बदलने की अथवा वाल्व रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी बीमारी जो मूलतः बच्चों में तो नहीं लेकिन युवाओं में कहें हम, वो जिस जिस बात की अभी कृपा जी ने चर्चा की कि युवाओं में एक विचित्र हार्ट अटैक या हृदयाघात या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये और दिन प्रतिदिन ज्यादा देखने में आ रहा है। मेरे स्वयं के एक्सपीरियंस में, अनुभव में 2 या 3 मरीज तो मैं 25-25 साल की उम्र में देख चुका हूं हृदयाघात से मरते हुए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये बीमारी इस उम्र में सोची नहीं जाती है। तो इस बीमारी के बारे में कुछ मैं विस्तृत विचार आपसे कुछ विचार साझा करूंगा। चौथी बीमारी वायरल इन्फेक्शन होना है। वायरल इन्फेक्शन से कभी कभी हमारी दिल की मसल कमजोर हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। वायरल मायोकार्डाइटिस या बैक्टीरियल मायोकार्डाइटिस या ऑटो इम्यून मायोकार्डाइटिस, इसका मतलब हमारी दिल की मसल में इन्फ्लेमेशन होके और दिल की मसल कमजोर पड़ जाती है। ऐसे बच्चों को इलाज दवाइयों से ना अगर संभव हो सके तो ये आगे जाके हार्ट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हो जाते हैं। इनका हृदय प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जो अब हमारे कम से कम हमारे देश में कम सही किंतु कम से कम 25 से 50 सेंटर ऐसे हैं जहां हृदय प्रत्यारोपण की सुविधा अब भारतवर्ष में अवेलेबल है। अब आप पूछें कि हृदयाघात होता क्यों है। हृदयाघात इसलिए होता है, आप लोग सब कुछ इस बात पे गौर करिए कि जब आप या हम, मैं या आप लोग सब अपनी माँ के पेट में थे और 4 महीने हमको गुजर गए हमारी माँ के पेट में, 4 या 5 महीने, उस दिन से दिल धड़कना शुरू करता है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं तब तक वो दिल नॉन स्टॉप बिना रुके धड़कता रहता है। हृदय जितना भी हम खून प्रवाहित होता है हमारे बदन में, जितनी भी हमारे खून से एनर्जी निकलती है, उसका 15 से 20% एनर्जी और प्रवहन सबसे पहले दिल में जाता है। दिल के दोनों तरफ कोशिकाएं होती हैं, जो अब हमने, चूंकि मैंने कहा ना आपसे कि अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी को लैटिन से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो दोनों कोशिकाएं ऐसी दिल के ऊपर, अयोटा के ऊपर ऐसी निकलती है मुकुट जैसी, उनको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। 15 से 20% ब्लड सप्लाई हमारी तो दिल में जाती है। और ये कॉर्नरी आर्टरीज 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट छोटी सी होती है, बिल्कुल बड़े मुश्किल से 2.5, 3, 4 मिलीमीटर की या ऐसी 5 मिलीमीटर की। उसके बाद ये तुरंत 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक का नाम होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलएडी और दूसरे का नाम होता है सर्कमफ्लेक्स। तो लेफ्ट ज्यादा जरूरी है, उसमें भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ज्यादा जरूरी है। ये कम से कम 45 से 50% दिल की मसल कोशिकाओं को रक्त का प्रवाहन करती है। अब 2 ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, टाकायासुस डिसीज और कावासाकी डिसीज। ये जापान तरफ ज्यादा पाए जाते हैं, अपने यहाँ भी मिलते हैं। इनमें तो संभव है, क्योंकि इनमें ये हृदय की कोशिकाओं, ये जो धमनियां हैं, कॉर्नरी धमनियां, इन्हीं में बीमारी बढ़ जाती है। ये ऐसी गुच्छे गुच्छे जैसी यो शेप आ जाते हैं। लेकिन इसका जो इंसिडेंस है, जो संख्या है टाकायासुस या इसकी अपनी कावासाकी की, ये बहुत कम है। आज के दौर में मुख्य चिंता का विषय ये है कि ये जो धमनी है ये सिलेंडर जैसी होती है। आप में से जिस किसी ने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये सिलेंडर जैसे हम मान लेते हैं इनको, और बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से इनमें रक्त का प्रवाह होता है। अगर हम अपनी फिजिक्स 9वीं 10वीं 11वीं की फिजिक्स पे जाएं तो, और बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से अगर इसका रेडियस एक बार कम हुआ तो फ्लो 4 गुना, क्योंकि फ्लो बर्नौलीज थ्योरम में रेडियस के 4 गुना r⁴ के हिसाब से तय होता है। तो अब आप हमसे कहेंगे कि ये हृदय की धमनियां जब, अच्छा, सारी कोशिकाएं, सारी धमनियां इंजीनियर्ड होती हैं। आपके बदन में जितने सेल्स हैं, मेरे बदन में जितने सेल्स हैं, जिस दिन वो बने उस दिन वो अपनी मौत लिख के बने थे। एक ना एक दिन वो मरेंगे। लेकिन प्रीमेच्योरली इन धमनियों में यदि खून का बहाव रुक जाए, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, प्लाक बढ़ जाने से, अब मैकेनिकली कुछ तो भी उसमें बीच में आ जाए और खून का प्रवाह रुक जाए, तो आगे जाके खून नहीं मिलता है हृदय को और फिर हृदयाघात होता है। अब ये क्यों होता है? कुछ तो जो चीजें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आप कभी देखें 25 से 30 साल की उम्र में आपकी पहचान में कोई हृदयाघात से अगर किसी की मृत्यु हुई है
उसकी अगर आप पारिवारिक दृष्टिकोण पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसके परिवार में ये बीमारी थी, वो अकेला नहीं था। उसके भाई, उसके चचा, उसके ताऊ के लड़के, उनमें भी ये संभव शंकाएं थीं। तो अब ये तो फिर जेनेटिक्स के हिसाब से भगवान के यहाँ से जो जीन्स आए उसी में बीमारी थी। तो यदि अब इसका रोकथाम संभव है, यदि आपके परिवार में किसी को प्रीमेच्योर, उम्र से पहले हृदयाघात की शिकायत है, तो ये आपका कर्तव्य है, आपके परिवार के प्रति, आपके परिवार वालों का कर्तव्य है आपके प्रति, कि आप लोग समय समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें कि आपको तकलीफ तो नहीं हो रही। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अंग्रेजी में इनको कह देते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीन्स और हेरिडिटी से बने हुए हैं, इसलिए इनका मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। लेकिन मॉडिफिकेशन किस बात का संभव है? तो अगले पहलू पे हम आते हैं, हमारा खान पान और खान पान के तरीके। देखिए, सबसे बड़ी मिथ्या हिंदुस्तान में ये है कि मैं शाकाहारी हूं इसलिए मेरे को सब दिल की बीमारी हो ही नहीं सकती। शाकाहारी और मांसाहारी का दिल की बीमारी की रिस्क से लेना देना नहीं है। ये माना मैंने कि मांसाहारी लोगों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ता है यदि वो लोग रेड मीट यानी बकरी और हिरण और शिकार इस तरह की चीजें खाते हैं तो। लेकिन मांसाहारी लोग जापान में खूब मछली खाते हैं, उनको हृदयाघात की शिकायत नहीं होती, क्योंकि मछली और मुर्गी, चिकन, ये मांसाहारी लोगों में माना जाता है कि आपके हृदय के लिए इतना हानिकारक नहीं है जितना रेड मीट है। किंतु हम लोगों में तो ये धारणा है कि साहब मैं तो खाता ही नहीं हूँ मीट, तो फिर मेरे को क्यों होगा? अरे भाई, यदि हम मीट नहीं खाए और रोज सुबह समोसे कचौड़ी खाए और पराठे पूरी खाए तो बात तो वही है ना। बात तो अंततोगत्वा फैट और कोलेस्ट्रॉल से है। बात यहां से नहीं है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल पूरी समोसे से आ रहा है कि मीट से आ रहा है। और हम लोगों में ये धारणा बहुत गलत है कि हम शाकाहारी हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। शाकाहारी शब्द ही जो है वो बहुत मजेदार है। शाक खाइए आप। शाकाहारी शब्द में पराठे पूरी थोड़े है, पूरी हारी या पराठे हारी थोड़ी लिखा है उन्होंने। शाकाहारी का है आपको। शाक यानी हमारी भाषा में सब्जी, भाजी, फल वगैरह ये होते हैं। तो यदि हम अपनी खाने की पद्धति को बदलें, एक समय में कम खाएं, संतुलित खाएं। देखिए, महाभारत में शायद वनवास में ये जिक्र आता है, और ये बड़ी मजे की बात है। मैं हार्ट सर्जरी करता हूं, लेकिन मैं इस तरह के उदाहरण कई बार देता हूं कि अग्निदेव स्वयं पांडवों के पास चल के आए कि हे पांडवों, मेरे को ये अग्नि में जो घी और इसका जो होम होता है ये खा खा के अपच्य हो गया है, तो तुम खांडव वन को आग लगाओ तो मैं वन खाऊं और मैं अपना पेट साफ कर पाऊं और पेट पचाऊं। ये हम सब लोगों को विदित होगा कि ये महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है। तो उसी तरह से हमारे खान पान में, हमारे इसमें शाकाहारी फल सब्जी कम मात्रा में खाना, संतुलित खाना, दिन में 2-3-4 बार खाना, एक तो हृदयाघात से बचने के लिए हम ये चीज। सर आपका माइक बंद हो गया, कन्हैया सर माइक बंद हो गया आपका। सॉरी, जी। हम इस भ्रांति में ना रहे कि हम शाकाहारी हैं तो हम हमारा खान पान बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये गलत है। ये बहुत जरूरी है ये संदेश आगे तक जाना कि शाकाहार और मांसाहार या इस सब से नहीं, वो जो फैट और कोलेस्ट्रॉल है, वो जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चाहे समोसे पर कचौड़ियों से आए या फिर मीट से आए, वो तो फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गड़बड़ है। दूसरा, इसके लिए हम लोग भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, कुछ हमारी विज्ञापन प्रक्रिया जिम्मेदार है। अभी आप देखिए, कभी तो 3 फिल्मों में नायक यूं उंगली दिखाते हुए किसी आजकल एड काउंसिल ने वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग मना कर दिया है, लेकिन वो 3 फिल्मी नायक यूं उंगली दिखाते हुए केसरिया जुबान पे पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप जगह जगह चले जाइए, आप देखेंगे आज का युवा यो एक चुर्र फाड़ता करके पान मसाला मुंह में डालता है।
फिर मैं आपसे फिर मजेदार बात करूंगा, आप लोग कहेंगे मालूम नहीं कैसा डॉक्टर है। आप सब पूजा में बैठते हैं, हम सब पूजा में बैठते हैं। पूजा में एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि हमने भगवान को बुलाया, हमने उनकी पूजा की, हमने उनको धूप आरती प्रज्वलित करके और उनका आदर और उनका सम्मान किया, फिर बाद में प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम भगवान को आराध्य मान के तांबूल पत्र जिसमें सुपारी, फल और दक्षिणा रखी है, उस पे जल प्रवाहित करके ये कहते हैं कि ये भी आप स्वीकार करिए। तो अब आप देखिए, फिर भगवान तक को हम तांबूल पत्र और सुपारी स्वीकार करने को कह रहे हैं भोजन के बाद, किंतु भोजन के बाद भगवान ने ये, कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि आप शुरू से लेकर शाम तक तांबूल पत्र और सुपारी से ही मेरा स्वागत करो जी, नहीं। तो ये पान मसाला, तंबाकू, ये एक ऐसी विचित्र वस्तु है। फिर हर चीज में यदि हम संयम बरतेंगे, यदि आप, अब मैं और कुछ कहने वाला हूं उसमें शायद कृपाशंकर जी माने ना माने, यदि आप इस बात को सीमित रख सकते हैं कि मैं केवल भोजन करने के बाद जरा सा पान, बिना या जरा सी चुटकी भर सुपारी या चुटकी भर तंबाकू, या चलिए मान लिया एक सिगरेट, तो उससे आपको फायदा होगा। लेकिन मेरे को एक आदमी दिखा दीजिए, एक आदमी दिखा दीजिए जिसको सिगरेट का व्यसन है और वो आधी सिगरेट पी के खाना खाने के बाद छोड़ता है कि बोले बस इतनी और नहीं, ये केवल पाचन के लिए ले रहा हूं मैं। आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, आपको कहीं ढूंढे वो लड़का नहीं मिलेगा जो इतना सा चुटकी भर मुंह में सुपारी डाल के कहे कि मेरे खाने पचाने के लिए और फॉरवर्ड गट की फॉरवर्ड मोटिलिटी के लिए या स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक नहीं है। आपको 50 लड़के मिल जाएंगे जो ऑ करके आ पान मसाला ठूस रहे हैं। तो तंबाकू का सेवन, पान मसाला का सेवन, और फिर मैंने आपसे कहा, और ये छद्म एडवर्टाइजिंग को अब हम क्या कहें, छद्म विज्ञापन, इसको तो विज्ञापन काउंसिल वालों ने भी मना किया है। लिखा वो 2 उंगलियों वालों पे केसर विमल इलायची है, लेकिन वो तो विमल पान मसाला का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। फिर आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, विदेशों में, फ्रांस में ज्यादातर बहुत थोड़ा फैटी सॉस वाला खाना खाया जाता है। अपने ऐसा मसाला वगैरह नहीं होता है, मीट के टुकड़े पे अलग से सॉस वगैरह डाल के खाते हैं, लेकिन उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में होता है, और कहते हैं कि उनको बीमारी नहीं होती। और उनको बीमारी क्यों नहीं होती, तो उसका एनालिसिस करके हृदयाघात पे लोगों ने बताया कि वो लोग 1 गिलास रेड वाइन भोजन के साथ पीते हैं। तो अब इसका मतलब 2-3 चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नहीं पीते तो शुरू कर दें तो आपको हृदयाघात नहीं होगा, ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है। लेकिन उसमें भी देखिए संयम है। आज की तारीख में हमारा युवा पथभ्रमित है, दिग्भ्रमित है। एक अंग्रेजी में टीन प्रेशर करके एक शब्द है। 16-17 साल का लड़का हुआ कि वो चला स्कूटर पे कहीं पिकनिक करने, वहां आप हम सब इस देश में रहते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पिकनिक स्पॉट पे गाड़ियां खुली हुई हैं, गाड़ियों की डिक्कियां खुली हुई हैं, अंदर से मदिरा, बियर, इन सब की बोतलें निकल रही हैं। तो एक वो भी मदिरा पान भी जो है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है। और फिर वही संयम की मात्रा में है नहीं, इतना पीना, पी पी के लौटना। वो दिल की जो बीमारी होगी वो तो होगी होगी। अत्यधिक मदिरा पान करने से 10 साल में आपकी दिल की मसल, धमनियां तो छोड़ दीजिए, आप धमनियों में ऑब्स्ट्रक्शन तो जो होगा वो देखा जाएगा, दिल की मसल कमजोर हो जाएगी, तो आप हार्ट फेलियर की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात, कितने लोग, साधारण कितने लोग, हम लोग व्यायाम, प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। आप सुबह निकले डंडा हिलाते हुए घूमने के लिए, वो व्यायाम नहीं है। व्यायाम वो है कि आपके दिल की धड़कन उम्र के हिसाब से बढ़े और उतनी बढ़ी रहे। मैं सुबह शाम ट्रेडमिल करता हूं, और ट्रेडमिल करके, और मेरी हार्ट रेट 130-140 चलती है। मैं 60 साल का हूं, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। क्योंकि जब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तब आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फैट है शरीर के अंदर, उसका उपयोग हृदय और बॉडी अपनी ऑक्सीजन बनाने के लिए करेगी, जिसको हम अंग्रेजी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो व्यायाम के प्रति विमुख होना, व्यायाम से विमुख होना, या उसके प्रति वो नहीं, आसक्तता नहीं रखना, और एक
फिर हम भी परेशान हैं साहब, नेटफ्लिक्स भी है और अमेजॉन भी है और मोबाइल गेम्स भी हैं। तो एक व्यायाम अत्यधिक जरूरी है। अब सेवा भारती वाले भी इस अ, भाषण में और इस उद्बोधन में हमारे साथ हैं, तो वो बुरा ना माने। लेकिन शाखा में भी मैं कई लोगों से मिलता हूँ कि हम रोज शाखा जाते हैं। एक तो जैसे जैसे बाल शाखाओं से हम लोग प्रौढ़ शाखा में और बड़ी शाखा में आते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यायाम वहां होना कम हो जाता है। तो मैं तो उनको मुंह पे कह देता हूँ कि आप शाखा जाते हो इसका मतलब व्यायाम नहीं कर रहा। कई बार मैं देखता हूँ हमारी उम्र के लोग जब एकत्रीकरण होता है और चर्चाएं होती हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कम, मानसिक और बाकी सामाजिक चर्चाएं ज्यादा होती हैं। हम उसको शाखा समझते हैं कि मैं शाखा जा रहा हूँ तो एक्सरसाइज है। नहीं, वो व्यायाम नहीं, वो जरूरी है, निहायत जरूरी है। आपका जो समाज के प्रति या आपके अपने प्रति जो कर्तव्य है उसको आप वापस दे रहे हैं, लेकिन व्यायाम नहीं है उसको। मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूं कि कतिपय धारणाएं हमको हमारे मन से निकालनी पड़ेंगी। हाँ, आप मलखम करते हैं, आप सुबह जाके अखाड़े में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल करें या जिम करें या आप जाके नर्मदा जी में कूद के तैराते हैं। ये सब व्यायाम है। मलखम बहुत बढ़िया व्यायाम, आप दंड बैठक लगाइए, सूर्य नमस्कार लगाइए। किसने कहा है ये जिम में जाने के बराबर है? सूर्य नमस्कार व्यायाम है वो। लेकिन तो ये व्यायाम जरूरी है। इन सब चीजों के चलते मैं बार बार एक ही बात पे आऊंगा, अगर हम संयमित जीवन और रेगुलर जीवन जिसमें इन सब चीजों का मेल हो, फिर ऐसा नहीं है साहब कि आप कहें ये तो ये ऐसा ही हो गया। नहीं, अगर हम संयमित और रेगुलर जीवन जीते हैं तो हृदयाघात की संभावनाओं पे कमी पा सकते हैं। और फिर 7 दिन में एक आध बार हम शादी गए, पूरी पराठे खाए, मजा किया, खूब मीठा खाया, चले आए। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वर्जित है। जो चीज अगर वर्जित होती तो भगवान ने, मैं आपको बता रहा हूँ, खाने के लिए बनाई नहीं होती। भगवान हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और तीक्ष्ण, वो पैनी बुद्धि वाले हैं। अगली बात जिस पे हमको चर्चा करनी चाहिए और युवाओं में हृदयाघात के लिए विशेषकर चर्चा करनी चाहिए, और वो हमारे लिए बुरी है, किसी कारणवश हम लोग आज पार्टिसिपेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मधुमेह में सबसे ज्यादा मधुमेह की पेशेंट्स अगर दुनिया में कहीं हैं तो फिर वही साउथ एशिया में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरफ है। कुछ हमारे जीन्स में गड़बड़ है, कुछ हम, मैंने जैसा बताया, खाना संयमित है, व्यायाम के प्रति दुराव है। तो इन सब चीजों के चलते यदि हमको युवा उम्र में मधुमेह होता है तो उससे भी हृदय की धमनियों पे बहुत असर पड़ता है, हृदयाघात होने की संभावनाएं पड़ती। मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी को 35 साल की उम्र में मधुमेह हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जैसे भी बीमारी दवाई वगैरह लेके 83 साल तक वो जिंदा रहे, 48 साल मधुमेह के साथ रहे। मैं जब 40 साल का हुआ तो मैं, वजन थोड़ा बढ़ गया था, तो मैं चल के गया, मैंने कहा मेरा शुगर कर लो। तो जिसने मेरा शुगर किया, आप 40 साल की उम्र में, कहती सर मशीन खराब है। मैं, मशीन खराब नहीं बेटा, मेरे जीन्स खराब है। मेरे पिताजी को भी हुआ था, मेरे को भी शुगर होना ही था 40 साल की उम्र में, टेस्टिंग। मैंने फिर उसके बाद काफी कुछ प्रयास करने की कोशिश की, अपना वजन कम करने की कोशिश की। तो मधुमेह के प्रति हम सबको सचेत रहना चाहिए। निजी उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, सचेत रहना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी को मधुमेह है तो हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, देखिए एक बात बिल्कुल मत भूलिए, ये भले ही हम शरीर हो, लेकिन आजकल की गाड़ियां भी बड़ी स्मार्ट आ गई हैं। हमें गाड़ी चलाते हैं सब, बड़ी स्मार्ट है। पहिए के टायर में सेंसर वेंसर भी लगे हैं, वो हमको बता देती है इस टायर का प्रेशर कम है, तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया रे, तुम्हारा दरवाजा खुला है रे। तो हमारा शरीर भी जो है वो गाड़ी जैसा ही है, बस केवल हमारा इंटेलिजेंस जो है वो गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। लेकिन हम सब, जितने लोग बाइक चलाते हैं, जितने लोग कार चलाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं अपनी गाड़ी की, समय समय पर दिखाते हैं गाड़ियों को, साल में एक बार सर्विसिंग। तो भैया ये शरीर को भी गाड़ी समझ के साल में एक बार किसी डॉक्टर से मिलो, कम से कम कुछ नहीं तो बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी। इस धारणा से भी आप बचें कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फंसा ही देगा, पैसे ही खसोट देगा। सब एक जैसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते हैं। और फिर जैसे ये व्यायाम, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, ये तो जांचें रक्त की जांच के बाद ही पता पड़ेंगी ना हमको। मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों जांचें अगर हम साल में एक बार कराते रहें तो हृदयाघात से फिर बचा जा सकता है। किंतु यदि ये सब करा के भी
अगर हो ही गया तो फिर आज की तारीख में जगह जगह पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, दिल के थक्के घुला देने की दवाइयां, और फिर सब कुछ नहीं चला तो फिर मेरा चाकू, ये सुविधाएं हैं। और 100 में से 99% मरीज हृदयाघात के बाद ठीक होता है। मेरे पास 27, 27, 28, 28 साल के भी मरीज हैं जो हृदयाघात के बाद ठीक होते हैं, विवाह करते हैं, आगे जाके परिवार चलाते हैं और रीजनेबल अच्छी लंबी 40-50 साल तक की जिंदगी जी सकते हैं। खेद केवल इस बात का है कि वो, अब वो पूरा तो दोहा मुझे याद नहीं, लेकिन वो आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई, खेत वाला हिसाब ना हो जाए। तो हम पहले से सावधान रहें, संयमित जीवन बिताएं। अगर इस सब के बावजूद भी हमको तकलीफ है तो फिर डॉक्टर से हम विचार विमर्श करें, परामर्श लें। कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, इन 2 चीजों पे ध्यान रखें। अगर हम मदिरा का सेवन करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में मदिरा का सेवन करें, हो सके तो छोड़ ही दें। और अत्यधिक इसमें मदिरा पान करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और तंबाकू किसी भी फॉर्म में, बीड़ी, सिगरेट या फिर अपना जर्दा या फिर वो पान मसाला, वो सब एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि हम संयम में रह सकते हैं। तो हम तो सबको तंबाकू बिल्कुल वर्जित समझे। भले ही अब आप में से कोई कहेगा कि आपने तो कहा था कि भगवान को भी तांबुल पत्र और सुपारी देते हैं, तो लेकिन वो एक ही तांबुल पत्र और सुपारी देते हैं सब भगवान को, वो भी सब करने के बाद, पूजा प्रसाद करने के बाद। तो तंबाकू के उपयोग से बचें। आजकल के युवाओं में ये, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है, ये छद्म एडवर्टाइजिंग में जो पान मसाला खाने में और दांत बर्बाद करने में और दिल की हृदय की धमनियां बर्बाद करने में आपकी शान नहीं है। आप उन फिल्म स्टारों जैसे नहीं हो जाए। इसकी जगह यदि आप संयमित खाएंगे, वर्जित करेंगे, वर्जिश करेंगे, बॉडी बनाएंगे, तो शायद एक आध बार फिल्म स्टार बन के नंबर भी लग जाएगा। तो ये है। और हृदयाघात होने के बाद घबराएं नहीं, अरे अब मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसके बाद भी लंबी संयमित जिंदगी जी पाना हमारे लिए आज हमारे देश में संभव। बताइए कृपाशंकर जी, कुछ और? जी वैसे 2-4 प्रश्न हैं। बताइए। आपकी सारी बातें हैं, इसके बाद भी कोई टोबैको नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, उसके बाद भी 2-4 अभी रिसेंट टाइम में ही ऐसी हमारे समक्ष घटनाएं हुई हैं और हम नहीं पाए हैं। तो इसमें क्या सिम्टम्स है, कुछ ऐसा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम उस देखिए, पे। ऐसा है कि यदि आपको छाती में दर्द होता है, जी, छाती में इधर बाईं तरफ, हाथ में जाता दर्द, जबड़े में दर्द, या फिर आपको कभी व्यायाम करने पे या स्ट्रेस आने पे अचानक घोर गंभीर पसीना या दिल की धड़कन तेज हो जाना और इरेगुलर हो जाना, यदि ये चीजें हुई कभी, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। लेकिन ये ख्याल रखें कि जो मधुमेह के बीमार हैं, जो मधुमेह के मरीज हैं, उन सबको कई बार ये सिम्टम्स नहीं होते। तो मधुमेह तो अपने को बचाना ही चाहिए। ठीक है। और मैं, डॉक्टर साहब अभी एक सेशन और है, आपसे निवेदन है कि थोड़ा 10-15 मिनट और जुड़े रहें। बिल्कुल जुड़े रहेंगे। उसके बाद हम आपसे प्रश्न उत्तर ओपन करेंगे, सभी के प्रश्न उत्तर लेंगे। कृपया माइक बंद कर लें, बीच में डिस्टर्ब होता है। अब हम सीधे, हमारी ये जो यात्रा है पिछले 4-5 सप्ताह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, हरियाणा होते हुए आज हम राजस्थान पहुंच रहे हैं। राजस्थान की टीम जुड़ी हुई है। दया जी आप जुड़ी हुई हैं? दया गर्ग जी, दया जी। जी सर बिल्कुल। एक्चुअली सर अभी बच्चों को टाइम लेट का दिया तो वो अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों से संवाद, अभी बच्चे पहुंचे नहीं हैं एक्चुअली दया सर जी? सामने छुट्टी थी तो बच्चे अभी चल रहे हैं। तो ठीक है, तब तक हम इस सत्र को प्रश्न ले लेते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब इतने बात कर लेते हैं, जी कर लेते हैं। जी, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे डॉक्टर साहब। जैसे आपने अल्कोहल के लिए कहा, धूम्रपान के लिए कहा और चीजों के बारे में कहा, काफी लोग हैं जो करते हैं, काफी लोग हैं नहीं करते हैं। लेकिन जब एक सीनियर सिटीजन को डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको 30 ml या 45 ml ले लेना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं देता किसी को एडवाइस।
अगर आपने आज तक नहीं पी है तो पीने से बीमारी रिवर्स नहीं होगी। देखिए, हमको भी अब अनेक जगहों पे खड़े होना पड़ता है सोशली, और सोशल एक अंग्रेजी में शब्द आता है सोशल ड्रिंकिंग। यदि आप वो करते आ रहे हैं तो 30 ml 45 ml ये मेजर्स हैं, ये अल्कोहल स्पिरिट के मेजर्स हैं। 200 ml वाइन, आप यूरोप जाएं कभी तो वहाँ वाइन के गिलास में एक निशान लगा होता है, दैट इज 200 ml। उसमें अगर आप डालेंगे तो 200 ml वाइन खाने के साथ। लेकिन यदि आपने आज तक कभी पी नहीं है तो शुरू मत करिए। ये तो मैंने भी कहा था शुरू में। मैंने शुरू सवाल करने इसलिए से कोई किया, फर्क नहीं ऐसा सवाल इसलिए किया, हाँ, मेरे पिताजी 85 ईयर्स के हैं। हाँ, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी एडवाइस है, इनका ब्लड सर्कुलेशन काफी पुअर है और उसके लिए इनको 30 से 40 ml लेना चाहिए। तो मैंने घर आके पहले तो वो चीज अरेंज करी, और व्हेन आई ऑफर्ड तो ही बिकम ऑफेंडिंग। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे ये ऑफर कर रहा है। एक्चुअल में डॉक्टर साहब का तो कंसेप्ट ये था कि उसको लेने से उनका ब्लड सर्कुलेशन उस समय के लिए फास्ट हो जाएगा। बुरा मत मानिए, अरविंद जी 85 साल के हैं, ताउम्र ता जिंदगी उन्होंने इस चीज को अपने लिए निषेध माना है। जी अब जी आप उनको अगर दे भी देंगे तो वो और 85 साल तो आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक बात। इसके अलावा और भी खून पतला करने की और भी तरीके हैं। जी जी उम्र के चलते रक्त धमनियों में स्टिफनेस, कैल्शियम का जमाव, ये सब उम्र के चलते होता है, और इसके बाद रक्त का प्रवाह कम हो जाना ये स्वाभाविक है। मैं उस डॉक्टर के प्रति मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत से डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। मैंने शुरू में भी अपने इसमें कहा था कि यदि आप लेते हैं तो आप सीमित देखिए, संयम और सीमा में रहना ये तो सबके लिए है। अगर वो सीमा में रहती तो रावण उनको ले ही ना जा पाता। लक्ष्मण रेखा की सीमा ना लांघती अगर सीता तो रावण को हाथ न रख सकता था। तो हमारे पास तो ऐसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण है कि अगर हमने सीमा उल्लंघन गलती से किया तो उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो सभी मात्रा, सभी चीजों में, भोजन हो, तंबाकू का सेवन हो, मदिरा का सेवन हो, ये सीमित इसमें रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यायाम भी जो है आप कूद कूद के इतना करें कि 3 घंटे एक्सरसाइज में ही लगे हुए हैं, वो भी सीमा में करें। व्यायाम भी करें, वो भी सीमा में करें जो आपकी जीवन शैली के अनुरूप हो। उम्र, जीवन शैली, कहाँ रहते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए इन सब चीजों के अनुरूप आप व्यायाम करें तो है मतलब उसका। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक प्रश्न हम और ले सकते हैं, लक्ष्मण जी या दीपा जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई एक बात करें फिर हम सीधे जी। अच्छा दया जी आ गई आप, बाद में हम बात करते हैं जी। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज। मैं राजस्थान से दयाल में मैं बाल कल्याण समिति में कर रही हूँ, अभी सीसीएफ के साथ मिलकर के लिए कार्य कर रही हूँ। आज मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और राजस्थान से कुछ बच्चों को मैंने अपने साथ जोड़ा है, जो जिनको मैंने जानकारी तो दी है छोटी छोटी की सीसीएफ क्या है, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन क्या है, और किस तरह लगातार वो 2 ईयर से एक वेबिनार के जरिए बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। तो इसके साथ ही मैं आप बच्चों के बारे में जानकारी, एक्चुअली राजस्थान 2 दिन से रीट के एग्जाम के कारण सभी स्कूल ऑफ थे और बच्चों को इन्फॉर्म करने के बाद कुछ कारण से पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो कुछ ही बच्चे पहुंच पाए हैं। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी सीसीएफ से। तो मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ बच्चों से जो कुछ पहुंच पाई हैं लड़कियों से। बेटा अपना नाम बताइए। हमारे पैनलिस्ट में जो भी लोग हैं संवाद कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, उस बारे में हम बात कर सकते हैं जी। नाम तो मैं सैली इधर आके, ये कोमल है और क्लास 8th में पढ़ती है। ये मुझे बोल रही है कि मैं कुछ जानती हूँ कि बच्चों के लिए कौन सी संस्था सुरक्षा देती है, तो उसके बारे में ये अपन को बताएगी। बताइए। नहीं आए तो बुलाते हो उनको।
तो मैं चाहूंगी आप लोग इनसे कुछ समझाइए, वास्तव में क्या संस्था है, ये कौन बच्चों को सुरक्षा देता है। अरविंद जी, अगर आप मौजूद हैं तो एक बार बच्चों से बातचीत कीजिए। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हमारे पैनलिस्ट हैं वो बच्चों से बातचीत करें। यस बच्चों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद खुरानी है, हरियाणा से बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाल अधिकार क्या है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या बच्चों के लिए कोई अधिकार दिए गए हैं कानून में? हाँ बताइए। आगे आ जाओ, जो बच्चा बोल रहा है वो आगे आ जाओ। आगे आओ बेटा, आगे बताइए। जो भी बच्चा बोल रहा है उसको कैमरे के आगे बैठा दीजिए। नमस्ते सर, मैं क्लास 10 हाँ नमस्कार सर। पूछना चाह रहे हैं बाल अधिकार के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों के कौन कौन से अधिकार होते हैं, किसी को पता है? बच्चों के सुरक्षा, खाना, भाई साहब आप भी बता दीजिए। हाँ जी देखिए, हमारे संविधान में भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं और चाइल्ड राइट कमीशन ने जो है बच्चों के राइट्स की उल्लेखना की है। हमारे बच्चों के बहुत सारे अधिकार हैं। बच्चों को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो बड़ों को प्राप्त हैं। बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, बच्चों से श्रम ना करवाने के अधिकार आपको है, आपको कोई जबरदस्ती किसी काम में झोंक नहीं सकता है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार, उसके लिए कानून बनाया गया है एक विशेष, जिसमें कुछ बच्चों को एज ग्रुप के हिसाब से 4 से जो है 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। और बच्चों के सर्वांगीण विकास, बच्चों के पालन पोषण का अधिकार, ये सारे अधिकार बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। और जहां इन अधिकारों की कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा किसी और बच्चे से कि अगर बच्चे को कोई शिकायत करनी हो, कोई एक नंबर है ऐसा जो बच्चों के लिए दिया गया है, वो नंबर क्या है? कोई बच्चों के लिए स्पेशल नंबर है? चलिए आप ही बता दीजिए भाई साहब। कोई भी शिकायत या सूचना कंप्लेंट करने के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, 1098 1098। तो उसके ऊपर डायल करके आप अपनी शिकायत या कुछ भी बात जो आप कहना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं और आपकी सूचना पर, आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई चाइल्ड लाइन के द्वारा की जाती है। तो ये नंबर आप सबको याद कर लेना चाहिए। आप जो बच्चे सुन रहे हैं इसको अपने साथियों को भी बताइए कि ये टोल फ्री नंबर हमारे लिए बनाया गया है, इस पे तुरंत कार्रवाई होती है। और उस कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई भी होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी संज्ञान लेती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी उसमें काम करता है और ये सारा कुछ डेटाबेस रहता है, सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, उस पे काम होता है तुरंत प्रभाव से। डॉक्टर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? राघवेंद्र जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? और किसी ने कुछ बात करनी है बच्चों से? बच्चों को हम जो नंबर होते हैं, 100 नंबर है, एम्बुलेंस नंबर है, इस तरह की कुछ बता सकते हैं तो अच्छा काम है। जी 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 भाई साहब। हाँ एक बार आप बता दीजिए। 100 नंबर पुलिस का होता है, एम्बुलेंस का क्या होता है, फायर ब्रिगेड का क्या होता है, ऐसे कुछ नंबर उनको याद करवाते हैं। जी बच्चों, इसके अलावा जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, 108 होता है हर जिले में एम्बुलेंस के लिए, 100 होता है फायर पुलिस के लिए, और एक 112 नंबर भी एक आ गया है अभी काफी जिलों में चालू हो गया है, जो एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन है। 112 सीधे कनेक्ट होकर के आप जिस विभाग से भी बात करना चाहते हैं उससे आपको कनेक्ट कर देगा। 1098 पुलिस के लिए है। तो ये सारे नंबर हैं जो बच्चों के लिए, और भी बहुत सारे नंबर हैं, हम चर्चा के दौरान बात करते रहेंगे। और कोई बच्चों से कुछ पूछना चाहता है? नहीं,
कृपा जी, मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य भी एक मूलभूत अधिकार है। जी उनको स्कूल में खाना, स्वच्छ पानी, उनके टीकाकरण के लिए समय समय पर फ्री में जाना, पोलियो ड्रॉप्स, जब ये तो बच्चे बड़े हैं लेकिन 5 से 7 साल तक के बच्चों को ये सब उनका मौलिक अधिकार है और उनको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, जहां तक मुझे मालूम है वहां तक। जी भाई साहब, बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सभी जगह उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दया जी आप जुड़िए। दया जी दिख नहीं रही है बच्चों की टीम, कुछ उनके आज टेक्निकल इश्यूज हो गए एग्जाम की वजह से और कुछ यात्राओं की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, वापस अपनी तरफ लौट के आते हैं मूल विषय पर। किसी ने और पूछना है बच्चों से कोई सवाल? जी राधा जी आप कुछ कह रही हैं? जी जी, मैं बच्चों के लिए कौन कौन सी एजेंसियां काम करती, क्या बच्चों को पता है ये? दया जी बच्चों से पूछिए उनके लिए कौन सी एजेंसीज काम करती हैं, उनको पता है, नहीं तो हम इस पे बात कर सकते हैं। ये दूसरे लैपटॉप का क्या नेट भी नहीं दे रहा गवर्नमेंट ने, तो बड़ी दिक्कत कोई आ बात रही है। नहीं। बच्चों के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है अब जानना चाहता है, किसी को पता है? जो मतलब कि जो 2 गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो बच्चों के लिए काम करती है, किसी को पता है? आपको पता है? बताइए। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए काम करती हैं? जी CWC, CWC, JJB, चाइल्ड लाइन, WCD, ये कुछ विभाग हैं जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, और जैसे कि कुछ नंबर भी आपको जारी किए गए थे। बच्चों कोई ऐसा नाम बताइए, व्यक्ति विशेष का नाम, जो आपके इलाके में बच्चों के बारे में काम कर रहा है। बताइए बच्चों, किसी व्यक्ति विशेष का जो बच्चों के लिए काम करता है जिसको आप जानते हैं। दया मैम। हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। सर यहाँ आज मैं कुछ ही बच्चियां पहुंच पाई हैं, बिल्कुल आज राजस्थान की प्रॉब्लम थी, और कुछ ये बच्चियां और बातचीत करना चाहती हैं। अपने नाम बताइए बेटा। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ अपना नाम बताओ। मेरा नाम रूपा है। और आप क्या बनना चाहती हो, पूछो भविष्य में क्या बनोगी इसके लिए? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। सर ये टीचर बनना चाहती है रूपा है, तो ये जानना चाह रही है कि मुझे उसके लिए क्या करना है। अपने टीचर को देखते रहिए, देखिए उनमें क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपने बीच में आप अनुरूपित कीजिए और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, और शिक्षा के क्षेत्र में समझिए उसको क्षेत्र को, और आप शिक्षक बन जाएंगे। बच्चों मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रहा था कि कभी भी कोई जाति होते हुए देखो, या आपके साथ हो रही है या किसी के साथ भी हो रही है, उस सूचना को तुरंत शेयर करो, उसको छुपाओ मत। कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं। स्कूल में हो तो अपने शिक्षक को बताइए, अपने प्रिंसिपल को बताइए, घर में हो तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं माता पिता, उनको बताइए। लेकिन जितनी देर आप उस बात को छुपाओगे उससे नुकसान होता है। अगर आपके साथ कहीं जाति हो रही है या किसी के साथ कोई जाति हो रही है, उसकी सूचना हमें तुरंत प्रभाव से पुलिस को देनी चाहिए, या जिसको भी आप सक्षम समझते हैं उसको दे देनी चाहिए। थैंक यू। जी नमस्ते, मेरा नाम आरती है। मैं भविष्य में कलेक्टर बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है कलेक्टर बनने के लिए? क्या करना पड़ता है? सब करनी पड़ती है। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप जो भी पढ़ते हो उसमें टॉप आइए, अपने क्लास में रहिए, अपने स्कूल में रहिए, बस। खेलने में है तो उतना आगे रहिए, आप जहां भी खड़े हैं वहां लगना चाहिए कि आप सबसे अच्छा कर रहे हैं, बस। तो फिर आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। बच्चों
दया जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। बच्चों के साथ एक पौधा जरूर लगवा दीजिएगा और फोटो बिल्कुल भेज दीजिएगा। बिल्कुल सर, बच्चों के साथ पौधा भी लग जाएगा। और जी, सर जी। कुछ जो बच्चे आए हैं इन जी। सभी गर्ल्स को अच्छा लगा और ये जी। कह रही है मैडम हमें सारी जानकारी चाहिए, क्या संस्थाएं हैं और कैसे कैसे सुरक्षा करती हैं। तो मैं इनको कल एक बार टॉक करके और इनके बारे में एक कुछ और मेडिकल चेकअप भी सीसीएफ की तरफ से इन बच्चों का मैं करवा देती हूँ। ये सब करा के जो भी होगी जी जी फोटोग्राफ सर, सेंड कर लीजिएगा। तो हम बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करते हैं। कोई जी जी एक दो सर, बिल्कुल प्रश्न आप ले शुरू सकते हैं। कीजिए। बच्चे भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं वापस लेती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो हमारे रह गए थे डॉक्टर लक्ष्मण, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें डॉक्टर लक्ष्मण। साथ में स्टेट भी बोलते आइए कृपा शंकर जी। जी, डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा से। जी, मैं त्रिपुरा से बोल रहा। अच्छा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम त्रिपुरा। सभी को मेरा नमस्कार है। बच्चों के लिए एक भावना रहना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का के लिए मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए। यहाँ से प्रोग्राम सीसीएफ का क्या पूरा नाम है भैया? सीसीएफ का पूरा नाम क्या है? हेलो, उनको नहीं पता होगा, वो स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, बच्चों को नहीं पता होगा डॉक्टर हेलो। साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, वहाँ डॉक्टर पे कृपा शंकर जी, जी, हेलो। माननीय डॉक्टर कानेरे साहब से किसी के प्रश्न तो पूछ लें। हाँ जी जी। सीसीएफ का नाम डॉक्टर कान्हेरे जानने सर के लिए कोई मैं प्रश्न है? डॉक्टर कान्हेरे सर से कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, रखें अपनी बात। जी, डॉक्टर कान्हेरे सर से कोई प्रश्न है हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर? जी, मनु श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया, कह रहे अपनी बात। मनु जी। जी सर, नमस्कार। आजकल सर छोटे बच्चों में हार्ट में छेद होने की प्रॉब्लम जो सर बहुत ये बच्चों की देखने एक को मिल टीचर रही है। हैं, वो कोई क्वेश्चन रखना चाह रही है राजस्थान से। जी, मनु जी अपनी बात रखें, फिर हम राजस्थान चलेंगे। जी मनु जी। छोटे बच्चों में हार्ट में छेद होने की प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल, तो उसके लिए क्या सावधानी रहेगी और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सावधानी तो कुछ कर नहीं सकते, सावधानी तो बरत नहीं सकते। प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग अब डिटेक्शन शुरू कर दिए हैं। देखिए, 1000 में से एक बच्चे में, आज अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे में किसी ना किसी तरह की दिल की बीमारी पैदा होगी। ये ऊपर वाले की देन है, इससे बचना संभव नहीं है। आज की तारीख में शायद चीन को पीछे पछाड़ के हम लोग 130 करोड़ हो गए हैं। ज्यादा इसलिए निकल रही हैं क्योंकि आजकल इकोकार्डियोग्राफी और ये सब डॉक्टरों में अवेयरनेस, तो लोग दूर दूर तक जाके इको वगैरह से इन चीजों को पकड़ लेते हैं। कतिपय दिल के छेद 6 महीने की उम्र तक भर सकते हैं, वो बिल्कुल ही बहुत कम परसेंटेज होता है जो भरे जा सकते हैं अपने आप, बहुत कम होते हैं। अधिकांश दिल के छेदों के लिए या तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ दिल के छेद जाली या इससे भी बंद किए जा सकते हैं, और वो जल्दी उम्र में करने चाहिए, जिससे कि उसके जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं वो लंबी, अगर देर से करेंगे तो फेफड़ों पे और दिल पे उसके होने वाले दुष्प्रभाव पड़ते हैं, वो ना हो। जी डॉक्टर साहब, दीपा जी ने हैंड रेज किया है, दीपा जी अपनी बात रखें। दीपा रस्तोगी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हैंड रेज किया आपने। जी नमस्कार सर, कृपा शंकर जी नमस्कार। डॉक्टर साहब विवेक सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मेरी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। मेरे फादर को मेजर हार्ट अटैक आया था और मेरी मदर को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ कोरोना में, ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक केयर एंड डिले इन ट्रीटमेंट में डिले हुआ, तो पोस्टमार्टम में यही आया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो सर मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज डेवलप होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बताइए प्रिवेंटिव मेजर कि मैं इस चीज को रोक सकूं, मतलब अपने जो मेरा फ्यूचर आउटकम हो सकता है इसका हार्ट अटैक का, या जैसे आपने बताया कि लोगों को शुगर बहुत हो रहा है, तो प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। देखिए, ऐसा, एक तो आपने जो आपकी माँ का कहा कि उनको कोविड काल में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हुई। हाँ जी। कोविड में ये पाया गया कि जब शुरू में फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में कुछ कोविड वायरस की वजह से दिल में जो खून था, जो जैसा कि अरविंद जी
आपके पिताजी को बताया कि खून पतला करने के लिए, खून गाढ़ा होने की प्रक्रिया अचानक कोविड की वजह से ज्यादा थी। तो कोविड इंड्यूस्ड हार्ट अटैक या कोविड इंड्यूस्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन पहली वेव में और दूसरी वेव में भी रिपोर्टेड था, और कोविड में ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और हेपेरिन हम लोग देते थे। शायद आपकी माँ को उस समय ये रिकॉग्नाइज ना हो पाने की वजह से उनको हृदयाघात हुआ होगा। हाँ जी। औरतों को साधारण जब तक माहवारी मासिक धर्म होता है तब तक उनको ज्यादातर दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, आपके पिताजी को किस उम्र में हार्ट अटैक हुआ था, ये 40-45 साल की उम्र में यदि हुआ है तो आपको एक साल में एक बार, जैसे मैंने कहा था कि भाई हम गाड़ी की भी सर्विसिंग कराते हैं, तो साल में एक बार खून की जांच करानी चाहिए और रेगुलर एक्टिविटी करते रहना चाहिए, खाने में संयम रखना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं महिलाओं की वजह से हिस्टेरेक्टमी या ऐसा कोई ऑपरेशन जिसमें आपका मासिक धर्म बंद होता है, उस समय, उस दौरान मेनोपॉज जो होता है आजकल साधारणतः 55 साल की उम्र में औरतों में होता है, उस दौरान अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जी, दया जी ने हैंड रेज किया था, दया जी अपनी बात रखें। हाँ सर, इन बच्चों की एक टीचर हैं, वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं, वो बात करना। जी रखें। नमस्कार सर, मैं ना, मेरी बेटी है कोमल सैनी, है ना, उसको है ना मतलब फिट्स की बीमारी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब दूसरा सब्जेक्ट आ गया पर आप आंसर कर सकते हैं। फिट्स क्या की बीमारी है? फिट्स की बीमारी है। आती है ना? हाँ, फिट्स की बीमारी की वजह तो आपको निकटतम किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई न्यूरोलॉजिस्ट सर उसका चल रहा है, बचपन से इलाज चल रहा है। हाँ, तो फिर इलाज चलेगा, फिट्स की वजह से इलाज चलेगा। उसका कभी कभी वो लोग CT MR भी कराते हैं, दवाइयां देते हैं। कुछ दवाइयों से, पुराने जमाने की फिट्स की जो दवाइयां देते थे उनसे दांतों में और मसूड़ों में कोई तकलीफ होती थी, हीमोग्लोबिन में तकलीफ होती थी। वो दवाइयां आजकल नहीं लिखते हैं, घबराइए मत। वो 40 साल पहले लिखते थे, जब मैं पढ़ता था तब लिखते थे, अब बंद हो गई हैं। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि नियमित रूप से साल में कम से कम एक बार तो जो उसका इलाज कर रहा है उसको बराबर दिखाते रहें। यदि फिट्स कंट्रोल में है, लड़की विवाह योग्य है, तो वो भी किया जा सकता है जहां तक मुझे लगता है। और ये बीमारी आनुवंशिक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची को फिट्स है, उसने अगर शादी की तो उसके भी बच्चों को होगा, ऐसा नहीं होता। थैंक यू सर। मैम को थोड़ा टेंशन रहती है तो मैंने कहा आप पूछ सकती हैं एक बार। अरविंद खुरानिया जी ने हैंड रेज किया। भाई साहब एक जबरदस्त एडिक्शन है मुझे, 1 साल से हुआ है जी। CCF का इलाज बताएं। अब देखिए साहब, CCF आप हमसे इलाज पूछेंगे और हम डॉक्टर हैं तो हम CCF का तो उल्टा आपको बताएंगे। CCF का मतलब हमारे लिए होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। उसका चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मेरे पास बहुत इलाज है, दवाइयां। इसका इलाज मैं बताता हूँ सर, इसकी डोज आप डबल कर दीजिए। नहीं कृपा शंकर जी, CCF की बीमारी तो हम हर संडे बस एक ही वेट करते हैं कब CCF की वेबिनार चालू होगी, वो तो हम सभी को हो गया है जी। संदीप जी ने हैंड रेज किया है, रखें अपनी बात भाई साहब। जी सभी को नमस्कार जी। बच्चे सामने हैं और बच्चों संबंधित बात चल रही थी, तो बच्चों को बस एक बात कहना चाह रहा था, उनकी टीचर भी थी, कि बच्चों को अनुशासन की बात जरूर सिखाएं। बच्चे जब तक अनुशासित रहते हैं तब तक वो सुरक्षित भी रहते हैं। तो बच्चों, क्योंकि स्कूलों में आजकल ये हो गई कि नैतिक शिक्षा की बातें खत्म हो गई हैं, उनसे एक बात जरूर कहिएगा, उन बच्चों से मेरी बात है कि वो अपने बड़ों की, माता पिता की, शिक्षकों की बात माने और सुने, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत है और उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़े। अनुशासन में रहेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। बस इतनी बात थी। तो हम जैसा कि समय भी पूरा हो गया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और अगले सप्ताह की हम चर्चा करेंगे कि अगले सप्ताह कौन बच्चों से संवाद करेगा। जो भी चैप्टर इसको लेना चाहता है इस बीच अपनी बात रख सकता है। आदरणीय अध्यक्ष कृपा शंकर जी, एक बार बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। जी बोलिए, बच्चों से थैंक यू बोले। सर बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं और मैं आप सबसे फिर से माफी चाहूंगी, राजस्थान में नीट के एग्जाम के कारण
बहुत कम बच्चे मैं जोड़ पाई। नेक्स्ट टाइम पूरा प्रयास और अच्छे से कर पाऊंगी। तो ये मैं बाद सभी में लोग बच्चों को पहले बोल रहे हैं अगली बार बच्चे आइए। जी जी कृपाशंकर जी, मैं भी अरविंद जी से कुछ कहना चाहूंगा CCF के लिए, कह सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। जी सर, जी सर। देखिए, मैं जब छोटा था तो खेल कूद करके वापस आता था, ये भी गुप्ता जी ने बात की, उस पे से निकला ये मामला। खेल कूद के वापस आके हाथ पैर धो के भगवान के सामने 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के बड़ों के पैर पड़ के और एक आधे घंटे के लिए, हम में से कोई भी 10वीं या मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों को अगर हम छोड़ें आजकल बोर्ड प्रेशर तक, तो 8वीं तक आधे घंटे के लिए हम लोगों में कुछ वो एक मंत्र शुभं करोति कल्याणम और ये सब कुछ माँ समय निकालती थी, बात वो सब होती थी, अपने रामदास स्वामी के श्लोक, मना के श्लोक, ये सब ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आप आए, आपने हाथ पैर धोए, भगवान के यहाँ दिया लगा हुआ है, आपने नमस्कार किया, बड़े बूढ़ों को घर के पैर छुए और 5-10 मिनट, और उनमें से किसी ने 1-2 मिनट के लिए भी कोई सारगर्भित कहानी या कथा या अखबार में कुछ आया है वो पढ़ के आपको सुनाया, तो मुझे लगता है हाँ, उनके संस्कार और उनके ऊपर जो फर्क पड़ेगा वो अतुलनीय होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं अपने स्वयं के उदाहरण से कह रहा हूँ। जी भाई साहब। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वेबिनार बहुत सारगर्भित, और मुझे लगता है ये ऐसा विषय था जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं और जिनसे चर्चा करने वाले हैं, हर किसी के मन में कोई ना कोई प्रश्न होगा डॉक्टर साहब के लिए। अब कुछ प्रश्न खुरानिया जी ने रख दिए हैं कि लोगों की तरफ से, और सबके मन में अपने अपने प्रश्न थे। कई प्रश्नों के इसमें उत्तर भी मिले हैं, और मुझे लगता है जो नहीं मिले, आज नहीं पूछ पाए हैं, हम कभी भी चैट बॉक्स में प्रश्न डाल करके कर सकते हैं, और अगले वेबिनार में कभी जब हम लोग चर्चा करेंगे तब उन प्रश्नों को भी हम रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी का उदाहरण से जहां आपने शुरू किया है कि हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि मन और बुद्धि दोनों की सर्विसिंग आवश्यक है शरीर के साथ साथ। तो मन और बुद्धि की सर्विसिंग कैसे होगी, आपने बताया कि भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, और हम पुराने मंत्र श्लोक जो सब करते थे, ये सारी चीजें चाहिए। हम सब लोगों को भी चाहिए कि 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा जो भी हम लोग तय कर लें, वो परिवार के लिए चर्चा करें। परिवार एक साथ में पूरा बैठे और उस समय केवल परिवार की चर्चा करें, ना तो दुकान की, ना मकान की, ना पिक्चर की, ना राजनीति की। हम केवल परिवार के बारे में चर्चा करें। अगर इस तरह का हम कोई एक परिवार संस्कार, परिवार के लिए उपयोगी, इन सब बातों पर अगर विचार करेंगे तो मुझे लगता है ये परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि पूरे समय टीवी पे क्या चलता रहता है तो हम उससे क्या सीख रहे हैं। कई बार वो अच्छा बोलते हैं कि लोग अपने जो संस्कार हमने कहाँ खोए और कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो हमने खोए अपनी दादी नानी की कहानी में है। जो डॉक्टर साहब ने बोला कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर हम जो मंत्र उच्चार करते थे, या आपस में मंत्र और समर्थ रामदास के श्लोक और ये सारी चीजों पर चर्चा करते थे, यहाँ तो हमने इसको खोया है और हम ढूंढने लगे एकता कपूर की घर घर की कहानी में। जो एकता कपूर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रही है, तो वहां से हमें थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा और हमें एक अपने परिवारों में संस्कार इस तरह की व्यवस्था करना पड़ेगी। उसी से जुड़ा हुआ है, जब हम यह करेंगे तो मुझे लगता है हम शारीरिक और व्यायाम इसकी तरफ भी बच्चों का ध्यान देंगे। अगर हमने छोटी उम्र से उनको शरीर के ठीक रखने के संस्कार डाल दिए, छोटी उम्र से उनके मन में कोई अच्छे विचार डाल दिए, तो पूरी उम्र पर्यंत चलते हैं। पिछली बार माननीय मोदी जी ने कुछ बच्चों से चर्चा की थी और चर्चा करते हुए उन्होंने 4-5-6 छोटे छोटे मंत्र दिए थे। उन्होंने बोला कि हम बच्चों से कहें कि वो आज ही संकल्प लें कि कभी भी व्यर्थ की घर में बिजली जल रही तो उसका स्विच ऑफ कर देंगे। अगर हमने ये बात किसी 8 साल 10 साल के बच्चे को सिखा दिया और उसके मन में जमा दिया, तो उसके जीवन में जीवन पर्यंत यह विषय चलता रहेगा। ऐसे ही जो एक विषय अभी संदीप जी ने बोला कि अगर किसी बच्चे के साथ में कहीं भी कुछ भी किसी के द्वारा गलत किया जाता है, बच्चे को ऐसा लगा कि मेरे साथ सहज नहीं है, असहज है, तो यह बात जरूर बताना चाहिए। माता पिता से दुनिया में अच्छा कोई मित्र नहीं है, हम माता पिता को बताएं, या जहां हम बता सकते हैं वहां तुरंत इस बात को बताएं। तीसरा यह है कि हमारे सिखाया जाता है कि अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा होता है, इसलिए कभी कोई गलत चीज होती है तो उसको सहन मत कीजिए, तुरंत उसको बताइए।
अगर हम छोटी छोटी बातें इस तरह की जीवन में ध्यान देंगे तो ये हमारे जीवन के मंत्र होंगे और यही हमारे जीवन की सफलता के मंत्र बन जाएंगे। और जो बचपन से अपनी आदतें उस तरह की जीवन में डाल लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं और उन सफल जीवन को देख करके लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम लोगों ने जब वेबिनार की श्रृंखला शुरू की थी, आज से लगभग 2 साल के आसपास हो गए, इसको 2 साल से अधिक हो गए हैं, तब ऐसा लग रहा था कि हम बच्चों के कानून जागरूकता के लिए कुछ वेबिनार शुरू कर रहे हैं। आज हम 108 कौन से नंबर का वेबिनार है कृपा जी? कृपा सिंगर जी आज कौन सा? 108। वैसे आपकी आवाज बंद हो गई शायद, कनेक्शन की दिक्कत। जी 108 तरह की विषय 108 के बाद 108 वेबिनार के बाद बंद हो गई थी, अब आ रही है। अच्छा अभी आ रही है? अभी आ रही क्या? ठीक, तो हम लोग वेबिनार के हमने श्रृंखला शुरू की थी। अभी 108 वेबिनार पे खड़े हैं। एक किसी विषय को लेकर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन लगातार हम देखें तो 108 वेबिनार में लगभग हमारे 200 से अधिक स्पीकर इसमें अलग अलग विषय में विशेषज्ञ आ चुके हैं। और आज इस पूरे वेबिनार में एक विशेष अध्यक्ष जुड़ा है, डॉक्टर कानेरे साहब जैसे इतने बड़े डॉक्टर हमारे बीच में आए, जिन्होंने इस देश में नहीं कई देशों में आपका अनुभव है। और आपने कितने सर्जरी की होगी वैसे आपने तक डॉक्टर साहब? 20,000 25,000 34 साल हो गए यही करते करते। जी जी जी, तो इतना बड़ा अनुभव हम सबको मिला। जी 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 जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से CCF को हम आप सबका स्नेह मिलता रहेगा। और खुरानिया जैसे कहा है कि वो जो बीमारी है वो बीमारी, कुछ बीमारियां बढ़ती रहें, बाकी बीमारियां घटती रहें, इसी अपेक्षा के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो अगले सप्ताह के लिए कौन से चैप्टर ले रहे हैं? अब 2 गतिविधि का हम प्लान करें, एक बच्चों से संवाद और पौधारोपण। चाहे एक ही पौधा लगाएं हम, हमारा ये प्रयास है कि CCF हर सप्ताह एटलीस्ट एक पौधा लगाए और वे बच्चे ही उसकी देख रेख करें। तो अगले सप्ताह के लिए ओपन है, जो भी लेना चाहता है अपनी अनम्यूट करके अपना बता सकता है। सर अगर कोई राज्य नहीं ले रहा, हरियाणा का नाम कर दिया करो, हर हफ्ते देंगे आपको अलग जिले का अलग स्कूल। नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे, कोई नहीं देगा। हाँ, ऐसा समय नहीं आए कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अभी नहीं, हमारे पास पिछले सप्ताह 3 जगह से रिक्वेस्ट आई थी भाई साहब, एक रायसेन से और रीवा से और रेवाड़ी से, 3 जगह से थी। तो इस रोहतक से भी थी। इस साल कौन जुड़ने वाले हैं? कोई है यहाँ पे रायसेन से? जी सर। जी सर नमस्कार, मैं सुनीता आर्या, रायसेन CWC मेंबर। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं प्लांटेशन और बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले हफ्ते हम जी ये कार्यक्रम हम CCI में रखेंगे सर। जी हमने प्लांटेशन कर दिया है, CCI में अरे वाह, रखना चाहेंगे देखिए सर। बच्चों ने प्लांटेशन किया, इनकी ताली बजा सकते हैं। जी थैंक यू सर। बोलो मैडम। हाँ सर, प्लांटेशन हो गया बच्चों के द्वारा। और कल एक बड़ा प्रोग्राम है JJB में बच्चों के प्लांटेशन का, 30 पौधे लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अगले सप्ताह हम रायसेन में कृपा सिंगर जी हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार मध्य प्रदेश स्टेट को ले लिया करेंगे, एक बार किसी अदर स्टेट को भी ले लिया करेंगे, इस तरह से हम अल्टरनेट भी करते हैं। जी भाई साहब, अगली बार इस बार राजस्थान था, अगली बार मध्य प्रदेश ले लेते हैं रायसेन से। ठीक है भाई साहब, तो चलिए फिर अगले सप्ताह हम रायसेन के बच्चों से संवाद करेंगे और पौधारोपण करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे किसी फिर विषय के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। और खुरानिया जी, आपका एडिक्शन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर।